अच्छा फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेस कर रहा है बहुत सारे आपके सवालात पे, जिसमें ये था कि एचपीएससी का जो कॉलम है उसके इंटरव्यू के क्वेश्चन हो। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लोग एचपीएससी एनालिस्ट से जब कहीं इंटरव्यू देते हैं तो कॉलम से रिलेटेड जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। अच्छा, सबसे पहली जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज कॉलम इन एचपीएससी। एचपीएससी में कॉलम है क्या? तो आपने इसका आंसर ये करना है कि कॉलम जो बेसिकली वो हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है। उसकी वजह ये कि आपकी जितनी सेपरेशन है, जो आपका पोलैरिटी की बेस पे सेपरेशन हो रहा है, जो क्रोमेटोग्राफिक का प्रिंसिपल है एक सेपरेटिंग टेक्निक से, वो सारी सेपरेशन आपकी कॉलम के अंदर हो रही होती है, जिससे आपका एनालाइट इल्यूट होके बाहर आता है, आइसोलेट हो गए, सेपरेट हो गए, नंबर ऑफ कंपाउंड से अलग हो गया, आपके पास डोमिनेंट पीक शेप में आपको नजर आता है। तो वो सेपरेशन का जो फिनोमेना है वो इस कॉलम में हो रहा था। इसको हम एचपीएलसी का कॉलम कहते हैं, जो हार्ट ऑफ एचपीएलसी भी कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू ऑब्सोलीट एचपीएलसी कॉलम। आप एचपीएलसी कॉलम की लेबोरेटरी के अंदर यूज कर रहे हैं, कैसे और कब उसको आप ऑब्सोलीट करेंगे कि ये आप इस्तेमाल के काबिल नहीं, क्या क्राइटेरिया बेस करता है आपके पास। तो इसके लिए आपने आंसर ही करना है। देखें, इसके लिए हर इंडस्ट्री में एक बेस्ट प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है। अगर आपके पास नहीं तो उसको आप इंप्लीमेंट करें। जब भी कॉलम को कोई ऑब्सोलीट किया जाता है, जो वर्किंग पे चल रहा होता है, तो उसके लिए उसको क्राइटेरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। जो उस कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं उसकी बेस पे उस कॉलम को ऑब्सोलीट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि और थ्योरेटिकल प्लेट्स जो हैं वो कॉलम की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। हर कंपनी में एसओपी का पार्ट होता है ये कि अगर आपके थ्योरेटिकल प्लेट्स इनिशियल ऑफ द कॉलम की इनिशियल एनालिसिस जो थी उसका 25% रह जाए या 50% रह जाए, तो हम उस कॉलम को ऑब्सोलीट करते हैं। ये प्रैक्टिस हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे अच्छा सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप नहीं करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स आप किसी भी कॉलम को ऑब्सोलीट करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दिया कि किस क्राइटेरिया पे आप एसओपी का पार्ट बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू कंडीशनिंग ऑफ अ न्यू कॉलम। जब आपके पास कोई न्यू कॉलम आपको पैक कॉलम मिल गया तो उसकी आप कंडीशनिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको ऑपरेशन में लेके आएंगे। लिया और लगा दिया, इस तरह करते हैं क्या आप? तो इसका आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि नए कॉलम को कैसे यूज़ करते हैं। इसका आपने आंसर ही करना है। जब भी कोई न्यू कॉलम आपके पास आता है, पैक कॉलम आपका होता है, उसकी कंडीशनिंग क्राइटेरिया होता है, उसको हम फॉलो करते हैं कि उसका जो लिटरेचर साथ आता है उसमें उसका स्टोरेज सॉल्वेंट क्या है। क्लियर है? जो आपके पास कॉलम आया न्यू डिब्बा पैक, उसके अंदर देखना होता है कि किसके अंदर इस कॉलम को, इस सॉल्वेंट को स्टोर किया गया है, मेथनॉल है, एसीटोनाइट्राइल है। तो सबसे पहले कॉलम की कंडीशनिंग के लिए उसी सॉल्वेंट को उस कॉलम से पास किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने रिक्वायर्ड मोबाइल फेस पे उस कॉलम को, सिस्टम को लेके आते हैं और कॉलम की कंडीशनिंग उसके स्टोरेज सॉल्वेंट के ऊपर होती है, जिसमें उसको स्टोर किया जाता है थ्रू सप्लायर। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। इस तरह किसी भी नए कॉलम को आप हैंडल करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू वॉश एचपीएलसी कॉलम। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप जब तो इसकी अवेयरनेस नहीं है तो आप एचपीएलसी पे प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इसका आपने आंसर ही करना है कि एचपीएलसी का जो कॉलम है उसको वॉशिंग का पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये बेस कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस यू परफॉर्म बिफोर। यानी आपने कौन सी एनालिसिस उस कॉलम पे परफॉर्म की, उसके लिहाज से उसका वॉशिंग का क्राइटेरिया सेट होता है। अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल फेस, जिसमें वो एनालिसिस का मतलब है कौन सा आपने उसमें मोबाइल फेस चलाया। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल फेस चलाया कि उसमें बफर्ड सोल्यूशन था, बफर था उस मोबाइल फेस के अंदर, ठीक है, तो फिर उस कॉलम को आप पहले 1 घंटा डिफरेंट फ्लूइड को ग्रेजुअली बढ़ाते हुए प्योर डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको फिर ऑर्गेनिक फेस से वॉश करते हैं 1 घंटा। 2 घंटे कॉलम की वॉशिंग होगी अगर आपने किसी बफर्ड मोबाइल फेस पर कॉलम को चलाया। ऑर्गेनिक फेज में आपका 50% मेथनॉल भी हो सकता है, 50% एसीटोनाइट्राइल भी हो सकता है, या प्योर मेथनॉल या प्योर एसीटोनाइट्राइल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के बजट पे। लेकिन पहले आप उसको वॉश करेंगे प्योर डिस्टिल्ड वाटर से अगर आपने बफर्ड चलाया। लेकिन आपका मोबाइल फेज ऐसा था जिसमें बफर्ड नहीं था, जस्ट ऑर्गेनिक फेज था, तो उस कॉलम को आप आफ्टर एनालिसिस उसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश कर देंगे 1 घंटे के लिए। अगर मेथनॉल मोबाइल फेस था तो आप मेथनॉल से, अगर एसीटोनाइट को यूज हुआ था तो आप एसीटोनाइट्राइल से यूज करेंगे 100% मेथनॉल या एसीटोनाइट्राइल से। तो ये क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉलम को वॉश करने का, सिंपल तरीका है। फिर इसमें जो डिफरेंट क्राइटेरिया है, 5 वॉल्यूम ऑफ द कॉलम, 10 वॉल्यूम ऑफ द कॉलम, वो ज़रा डिफरेंट होता है। मैं अक्सर लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि लोग इसमें ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल ये स्ट्रेटजी रखा करें जो मैंने आपको बताई, इस तरीके से अपने कॉलम को वॉश करें। अब इसी से क्वेश्चन फिर दोबारा भी आ सकता है, व्हेन टू बी वॉश एचपीएलसी कॉलम। अपने कॉलम को वॉश कब करना चाहिए, किस क्राइटेरिया पे, किस कंडीशन में अपने कॉलम को आपको वॉश करना चाहिए। अब देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉलम की वॉशिंग आफ्टर ईच, आंसर बता रहा हूँ,
ईच एनालिसिस आपको वॉश करना होता है। कोई भी ईच एनालिसिस की एचपीएलसी कॉलम पे आप उसको बाद उस कॉलम को वॉश करेंगे। अगर आपके कॉलम का प्रेशर हाई हो रहा है, ठीक है, सिस्टम का प्रेशर वो बेस कर रहा होता है कॉलम की कंटामिनेशन से, तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप कॉलम वॉश करें। ये इंडिकेटर शो हो रहा है कि आपने कॉलम की वॉशिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपके कॉलम में क्लोगिंग है, ब्लॉकेज है, अपने कॉलम को वॉश करेंगे। आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, आपके एनालिसिस को इफेक्ट कर रहा है, आप अपने कॉलम को वॉश करेंगे। तो इन केसेस में कंपल्सरी हो जाता है कि आप अपने कॉलम को वॉश करें। नंबर 1 तो है कि ये आफ्टर ईच एनालिसिस आपने वॉश करना है, लेकिन आप वो कंटामिनेशन शो कर रहा है, कॉलम ओवरलोडेड हो चुका है, कॉलम प्रेशर बैक प्रेशर बढ़ा रहा है कॉलम की वजह से, तो इसका मतलब कॉलम में ब्लॉकेज है। तो इस केसेस में आपको अपने कॉलम को वॉशिंग करनी पड़ती है थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और, व्हाट इज थ्योरेटिकल प्लेट्स इन एचपीएलसी कॉलम, जो मैंने ऊपर आपको जिक्र किया था, इसकी बेस पे आप कॉलम को ऑब्सोल्यूट करते हैं। तो थ्योरेटिकल प्लेट्स का आंसर आपने बताना है। ये एक बेसिकली एक इमेजिनरी प्लेट्स होती हैं जो दो फेजेस को डिफरेंस करती है एचपीएलसी कॉलम के अंदर, जो कॉलम की परफॉर्मेंस को शो करते हैं। कॉलम की एफिशिएंसी इसी की बेस पे शो हो रही होती है। नॉर्मली 1500 से 2000 ये होती है जब कोई न्यू कॉलम आप लेते हैं। तो ये प्लेट्स जो इमेजिनरी थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, ये नोट डाउन होती है आफ्टर ईच एनालिसिस, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। तो इसी की बेस पे अपने कॉलम की परफॉर्मेंस शो होती है। थ्योरेटिकल प्लेट्स जो बेसिकली आपके एचपीएलसी कॉलम की परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को शो करता है, इसी को हम थ्योरेटिकल प्लेट्स कहते हैं। इमेजिनरी प्लेट्स से लेयर्स है कॉलम के अंदर, ठीक है, और जो दो फेजेस के आपको डिफरेंट करती है, इसी को थ्योरेटिकल प्लेट्स कहा जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू डिफाइन कॉलम टर्म्स। कॉलम के ऊपर एक टर्म्स होती है, आपसे पूछ सकते हैं, कॉलम लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है कॉलम, उसके ऊपर टर्म्स लिखी होती है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे और वो टर्म्स क्या है। उसके कॉलम जब भी कोई न्यू कॉलम लेते हैं या कोई भी कॉलम ले लो, उसके ऊपर लिखा होता है 4.6 mm, 250 mm या 150 mm या 100 mm, ठीक है, या C18, C8 या 10 माइक्रोन या 5 माइक्रोन। ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, तो इसको आप बताएं। तो बहुत से लोग इसमें डेली कॉलम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इससे अवेयरनेस कम रखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली टर्म्स क्या है। कॉलम के जब लिखा होता है 4.6 mm, ये कॉलम शो करता है कॉलम के इंटरनल डायमीटर को। कॉलम का जो इंटरनल ट्यूबिंग होती है, उसका डाया जो होता है वो 4.6 mm का होता है। अगर उसके ऊपर लिखा है 250 mm, तो ये कॉलम की लेंथ को शो करता है, ठीक है। और अगर उसके ऊपर लिखा है C18, तो ये कॉलम की जो स्टेशनरी फेज है उस पर नंबर ऑफ कार्बन चेन को शो कर रहा होता है कि ये C18 तक कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। अगर C8 लिखा है तो जो स्टेशनरी फेज का जो पैकिंग मटेरियल सिलिका, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली ज़्यादातर ये यूज होता है, तो उस पर कार्बन चेन जो है वो 8 कार्बन की लगी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेशनरी फेज से रिलेट कर रहा था, C8 या C18, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चेन को शो करता है। और दूसरा उसके ऊपर लिखा है 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन, इस पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है बेसिकली। तो ये बेसिकली भी आपका जो स्टेशनरी फेज है, जो सिलिका है, जिस पे पाउडर फिल होता है, ठीक है, स्टेशनरी फेज, उस पाउडर का जो पार्टिकल का साइज होता है, जिस पार्टिकल से उसको मैश करके फिल किया जाता है, कंपनी जो बनाती है, उस पार्टिकल के साइज को माइक्रोन, 5 माइक्रोन कह सकते हैं या 10 माइक्रोन। अगर लिखा है 5 माइक्रोन, मीन्स के जिसमें स्टेशनरी फेज फिल है, पाउडर है, उसमें पार्टिकल का साइज 5 माइक्रोन है। अगर 10 माइक्रोन लिखा है तो इसका मीन्स ये शो करता है कि इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है, जो पाउडर है, फिल है, उसका पार्टिकल का साइज 10 माइक्रोन है। ये आपकी पीक शेप पे बड़ा इफेक्ट करता है, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना है। अच्छा, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 1 बता दूं, हाउ टू स्टोर कॉलम। आप अपने कॉलम को स्टोर कैसे करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर फ्यू डेज के लिए, तो क्या क्राइटेरिया। देखो, अपने कॉलम को जब भी स्टोर किया जाता है ना, पर्टिकुलर स्टोरेज सॉल्वेंट को देखते हुए, जो सप्लायर आपको कॉलम देता है उसके जो लिटरेचर आता है उसके ऊपर स्टोरेज सॉल्वेंट डिफाइंड होता है। तो अपने कॉलम को आप उसी में स्टोर करेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो कोई भी आपका कॉलम है, जनरली 99.9% ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि आप उसको प्योर डिस्टिल्ड वाटर में स्टोर कर दें। इससे फंगल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कॉलम की परफॉर्मेंस इफेक्ट कर जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। आपने जब भी कॉलम को स्टोर किया जाए तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट स्टोर किया जाता है, या तो 50% मेथनॉल या तो 50% ACN, ये मेंशन होता है कॉलम के लिटरेचर के ऊपर। उसको देखते हुए अपने कॉलम को आप स्टोर करते हैं। इस तरीके से आपने उसका रिप्लाई करना है, क्लियर। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, व्हाई कॉलम परफॉर्मेंस गोज डाउन। कोई भी कॉलम आप यूज कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो जाती है, इसके पीछे कॉजेज क्या है, क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जज करना ही होता है कि ये एनालिस्ट कॉलम को हैंडल किस तरीके से करता है। अब इसका हमसे रिप्लाई आप नहीं करना है। जो भी आप किसी कॉलम यूज कर रहे थे उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने के पीछे कुछ रीजन है। नंबर 1 पे ये क्या है, जब उसको आप केयरलेस करते हैं, जब उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करते, तो आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी कॉलम ओवरलोडेड, आप चलाए जा रहे लेकिन उसको प्रॉपर वॉशिंग आप नहीं दे रहे, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि उसकी कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स डाउन हो जाती है अगर प्रॉपर्ली कॉलम वॉश ना हो, तो इस वजह से आपके कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और अगर एक कॉलम के ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप डिफरेंट चला रहे हैं तो आपके कॉलम की परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। ठीक है, इससे जजमेंट ये होती है कि इनकी आप प्रैक्टिस क्या है, कॉलम पे एक प्रोडक्ट चलाते हैं या एक से ज़्यादा चलाते हैं। इसमें आपसे ये इस क्वेश्चन के पीछे बैकग्राउंड जानना ये होता है, तो आपने ये बताना है कि कॉलम के ऊपर कभी भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चलाई जाती। जब एक से ज़्यादा यानी डिफरेंट प्रोडक्ट चला रहे होंगे, डिफरेंट फॉर्मुलेशन की प्रोडक्ट आप चला रहे हो, तो उस केस में आपके कॉलम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन हो जाती है। क्लियर? तो इसका आंसर ये है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कॉमन सी है, व्हाट इज स्टैट्यूटरी फेज इन एचपीएलसी कॉलम। ये वो क्वेश्चन है कि आप कहीं भी चले जाए क्यूसी में, एचपीएलसी या डिफरेंट इंटरव्यू के लिए, अगर कॉलम तो आज बेस कर रहा है कॉलम का इंटरव्यू, तो इस तरह का आपसे लाजमी सवाल आता है। तो इसका रिप्लाई है, जो स्टैट्यूटरी फेज है बेसिकली ये एचपीएलसी के कॉलम के अंदर एक नॉन मूविंग फेज है, जो मूव नहीं करता। क्योंकि दो फेजेस होते हैं, स्टैट्यूटरी फेज, मोबाइल फेज। एचपीएलसी पूरे सिस्टम के अंदर, मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट होता है जो पूरे सिस्टम में मूव करता है, आपके सैंपल को, एनालाइट को लेके जा रहा था। और स्टैट्यूटरी फेज एचपीएलसी कॉलम के अंदर होता है जहाँ से मूव करके आगे जा रहा था। मोबाइल फेज, स्टैट्यूटरी फेज और एनालाइट के दरमियान एक इंटरेक्शन फोर्स पैदा हो रही होती है। ठीक है, जिससे वो इल्यूशंस होता है, जिससे सेपरेशन होती है। क्लियर? तो स्ट्रक्चरल फेज जो है वो आपके कॉलम का पैकिंग मटेरियल है जो मूव नहीं करता, इसी को हम स्ट्रक्चरल फेज कहते हैं। अच्छा, एक बड़ी इसी से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आएगी, व्हाट इज प्रोपेलिंग एंड ड्रैगिंग फोर्स इन एचपीएलसी कॉलम। कॉलम के अंदर प्रोपेलिंग फोर्स क्या होती है और ड्रैगिंग फोर्स क्या होती है। अब मैंने जो तीन पहले बताई कि मोबाइल फेज और स्ट्रक्चरल फेज और आपका एनालाइट, इनके दरमियान एक फोर्सेस डेवलप हो रही होती हैं पोलैरिटी की बेस पे, अट्रैक्शन और प्रोपेलिंग। यानी जो कॉलम के अंदर जो फोर्स दो तरह की होती है, एक प्रोपेलिंग फोर्स, एक ड्रैगिंग फोर्स। जो आपकी चीज एनालाइट को ड्रैग करे यानी रोके तो वो ड्रैगिंग फोर्स कहलाती है। और एक होती है प्रोपेलिंग फोर्स जो आपके एनालाइट को बाहर लेके जाती है, जो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो सैंपल उसी लिहाज से इल्यूट होकर आ रहा है, उसका उस लिहाज से उसका आरटी फिक्स होता है। इसके पीछे पूरी साइंस है। और सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ, स्टेशनरी फेज, जो आपको मोबाइल फेज, उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए आरटी डिसाइड होता है। जब भी आपका आरटी आपके सामने डिसाइड होकर सामने आता है, तो इन स्ट्रेंथ के अंदर डिफरेंट एक फोर्स डेवलप हो रही होती है, प्रोपेलिंग फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स। तो ये कॉलम के अंदर दो फोर्सेस का फेनोमेना है जिसकी बेस पे आपकी सेपरेशन हो रही होती है। क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी चाहिए कि कॉलम के हवाले से लाजमी पूछी जाती है। अच्छा, एंड में बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सामने आता है, वो है कि टाइप्स ऑफ एचपीएलसी कॉलम यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कितने कॉलम हम फार्मा इंडस्ट्री में या डिफरेंट जगहों में एचपीएलसी के ऊपर स्पेशली यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ कॉलम बताइए कौन कौन से, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप से कॉलम जो फार्मा इंडस्ट्री के लिहाज से और दूसरी जगहों में भी यूज होते हैं, तो आपने बताना है। जिसमें नंबर 1 क्या है, गार्ड कॉलम। ठीक है, और नंबर 2 पे क्या है, कैपिलरी कॉलम। नंबर 3 पे क्या है, एनालिटिकल कॉलम। नंबर 4 पे है डेरिवेटिव कॉलम्स। नंबर 5 पे प्रिपरेटिव कॉलम्स और नंबर 6 पे फास्ट कॉलम। ये डिफरेंट टाइप से कॉलम है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे तो आपके वर्थ हो जाएगा आपके इंटरव्यू का। आप गार्ड कॉलम का आपको बता दें कि आपको पता है कि कंटामिनेशन को रोकता है और एचपीएलसी के कॉलम से पहले यूज किया जाता है। इसको लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट द कॉलम, टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम एंड कंटामिनेशन थ्रू कंटामिनेशन। ठीक है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। दूसरा कैपिलरी कॉलम, जो बहुत ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा गैस क्रोमेटोग्राफी में होता है, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो कॉलम यूज होता है वो कैपिलरी कॉलम कहलाता है। एचपीएलसी के ऊपर कैपिलरी कॉलम अब यूज नहीं करते। ठीक है, और एनालिटिकल कॉलम, ये वो कॉलम है जो सारा दिन आप एचपीएलसी के ऊपर यूज करते हैं। आपके पास जो भी C18 का कॉलम है, C8 कॉलम है, जितने भी आप एचपीएलसी पे कॉलम यूज करते हैं वो ज़्यादातर एनालिटिकल कॉलम ही कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा डेरिवेटिव कॉलम, ये ज़्यादातर रिसर्च बेस में यूज होते हैं। इंडस्ट्रीज के अलावा यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च हो रही होती है उन जगहों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। प्रिपरेटिव कॉलम्स, ये भी वहाँ पर रिसर्च बेस में यूज होता है। उसके साथ फास्ट कॉलम, इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, फास्ट रिजल्ट्स देता है, तो इसका भी कॉन्सिक्वेंसेस टाइप ऑफ कॉलम के अंदर आ रहा होता है। तो इस तरह के नंबर ऑफ 6 कॉलम जो है आप ज़्यादातर एचपीएलसी कॉलम की टाइप्स के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, आज जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।